Hello and welcome guys, and yes, before you watch this video I have a small message for all my students from down south. I know guys, you face problem in watching some of my videos which are not made in English, they are made in Hindi, but guys, the courses which I have launched only in Hindi for the benefit of the country as whole, those courses are not available in English. I know you face difficulty in watching certain videos which are made in Hindi, but it's a promise, it's a commitment to all of you. I will soon come up with marathons of my respective subjects which will be entirely in English. And yes, just like I've recorded cost audit and BVM SPM in English, I commit to you that I have this plan in mind that I'll be coming up with English videos for other subjects as well. Till that time, I will be putting up marathons, I'll be putting up some short videos on the subjects. Enjoy those videos. And yes, now enjoy this particular video. All the very best and happy studying. Hello and welcome guys, and welcome to the next session of the international taxation. और जी हाँ, आज हमें स्टार्ट करना है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल टॉपिक इंटरनेशनल टैक्सेशन का। और अगर मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये वो वाला टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम इंटरनेशनल टैक्सेशन का लिटिगेशन इस समय जो इंडिया में पेंडिंग है वो इस वाले टॉपिक से रिलेट करता है। मैक्सिमम जो एमएनसीज इंडिया में आ रही हैं, अगर वो कहीं ना कहीं टैक्स टेररिज्म को फेस करती हैं, ये वर्ड यूज होता है भाई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टैक्स टेररिज्म की, इंडियन टैक्स अथॉरिटीज टेररिस्ट हैं और वो भगा देती हैं जितने भी एमएनसीज इंडिया में आती हैं अपने टैक्स के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की वजह से। तो जितना भी टैक्स टेररिज्म का आक्षेप, जितना भी टैक्स टेररिज्म का जो दामोदार है या जो रीजन है बताया जाता है, वो इस वाले टॉपिक को बताया जाता है इंटरनेशनल टैक्सेशन में। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके प्रैक्टिकल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। टॉपिक का नाम है परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैक्सिमम लिटिगेशन विच इज एग्जिस्टिंग इन इंडिया pertaining to international taxation is entirely devoted or dedicated to this particular topic called permanent establishment. Why? Because many countries, many companies which are belonging to foreign companies are not coming into India, still they are taxable in India. वो इंडिया में नहीं आ रही, फिर भी उन्हें इंडिया में टैक्स किया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इंडियन गवर्नमेंट का सिर्फ एक मकसद, सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर जितने भी वर्ल्ड की कंपनीज हैं सबका टैक्सिंग राइट इंडिया के पास आ जाए। ये तो सपना है ही। अरे भाई, इंडियन गवर्नमेंट का क्या सपना? इंडियन गवर्नमेंट का ये सपना कि मैं इंडिया के तो सिटीजन्स को, इंडिया के तो असेसीज को, इंडिया के तो रेजिडेंट्स को इंडिया में टैक्स कर ही कर रहा हूं, उसके अलावा अगर मुझे बाहर की कंट्री के कंपनीज को भी इंडिया में टैक्स करने का मौका मिल जाए, इससे ज्यादा तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। मेरी ऐश हो जाएगी भाई, ऐश, बहुत मजा आ जाएगा, कमाल हो जाएगा अगर मैं ना केवल इंडियन एंटिटीज बल्कि बाहर के एंटिटीज को भी इंडिया में टैक्स करने का राइट पा लूं। ये राइट होता नहीं है वैसे इंडियन गवर्नमेंट के पास। इंडियन गवर्नमेंट कैन ओनली टैक्स द एंटिटीज विच आर बिलोंगिंग टू द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडिया। बाहर की कंट्रीज पे इंडिया गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती, बाहर की कंपनीज पे इंडियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती। ये रूल है हमारा। ठीक है सर, बात समझ में आई? तो इस रूल का एक बहुत प्यारा एक्सेप्शन है भाई, एक्सेप्शन का नाम है परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। तो जिस कंट्री में जो भी कोई कंपनी है, अगर उस कंपनी का इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बन जाता है, भले ही वो खुद इंडिया में नहीं आ रही लेकिन वो इंडिया में अपना परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ले आती है, तो भाई उसको हम कहते हैं कि वो वाली कंपनी इंडिया में टैक्स पे करेगी। सर लॉजिक कुछ समझ नहीं आया, आओ लॉजिक कुछ समझते हैं। यूएस में कंपनी है, बहुत बड़ी मल्टी करोड़ रुपीस की कंपनी है, बहुत अच्छा टर्नओवर है, बहुत जबरदस्त कैश रिच कंपनी है, सॉफ्टवेयर में डील करती है, सॉफ्टवेयर बनाती है, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करती है। सॉफ्टवेयर की डिमांड, स्पेशली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की डिमांड पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी है, और ये वही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या ईआरपी डेवलप करने का काम करती है। यूएस की कंपनी बहुत रिच कंपनी है, बहुत ज्यादा पैसे इस कंपनी के पास हैं और सेल्स भी बहुत अच्छी हैं, कस्टमर्स, बड़े बड़े क्लाइंट्स, बड़े बड़े उद्योगपति इसके कस्टमर्स हैं, तो बहुत अच्छे से बिजनेस अपना कर रही है। अब ये कंपनी आना चाहती है इंडिया में, वो कहती है भाई मैं अपनी सब्सिडरी एस्टैब्लिश करना चाहती हूं इंडिया में, लेकिन मेरी सब्सिडरी को बहुत ह्यूज इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा इंडिया में भाई।
अगर मैं अपनी सब्सिडरी इंडिया में स्टैब्लिश कर लेती हूं, वो कंपनी बन जाएगी। कंपनी इज एन असेसी एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। असेसी बनते ही, पर्सन की डेफिनेशन में आते ही वो टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया की टेरिटरी में। भाई इंडिया का टैक्स रेट है 30% प्लस एजुकेशन सेस प्लस सरचार्ज, पता नहीं क्या 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 बहुत नुकसान हो जाएगा। कोई ऐसा जुगाड़ निकालो, कोई ऐसा जुगाड़ निकालो कि इंडिया में इस कंपनी को ना आना पड़े और बिना इंडिया में आए, बिना इंडिया में अपनी सब्सिडरी एस्टैब्लिश करे, बिना इंडिया में कोई भी कदम रखे, ये इंडिया में अपना बिजनेस भी करे और इसको एक भी रुपए का टैक्स ना देना पड़े इंडिया में। मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, इंडियन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ये असेसी ही ना बने। अगर ये इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग असेसी ही नहीं बनेगी तो फिर इस पे टैक्स लेवाई करने का सवाल ही नहीं उठता भाई। तो काश कोई ऐसा तरीका हो, काश कोई ऐसा मीडियम मिल जाए जिससे इस फॉरेन कंपनी को इंडिया में टैक्स पे करना ही ना पड़े। तो फिर आ जाएगा भाई बहुत ज्यादा मजा, बहुत ज्यादा कमाल हो जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ जुगाड़ हो गया तो ठीक है सर, देखते हैं क्या जुगाड़ हो सकता है। अब देखना, मैंने ये यूएस कंपनी यहां बनाई है। ये यूएस कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो यूएस में बिलोंग करती है। ये बॉर्डर है, यूएस में ये कंपनी बिलोंग करती है, बहुत अच्छा बिजनेस करती है। इंडिया में सब्सिडरी नहीं बनाना चाहती। अगर इंडिया में सब्सिडरी नहीं बनाना चाहती तो ठीक है, इंडिया में सब्सिडरी ना बनाए। बस क्या करे, एक बंदा और एक ऑफिस इंडिया में ले ले। अच्छा, ऑफिस भी ना ले, सिर्फ एक पर्सन को इंडिया में अपॉइंट कर दे कि सुनो पर्सन, तुम्हारा क्या रोल होगा, इंडिया में जो बहुत सारे ग्राहक हैं ना, ग्राहक इंडिया में बहुत सारे ग्राहक हैं, इन सब ग्राहक से तुम बातचीत करोगे, बातचीत, इन्हें प्रोडक्ट दिखाओगे, इन्हें कन्विंस करोगे कि भाई ये प्रोडक्ट खरीद लो और हमारी कंपनी के बारे में इनसे सलाह मशवरा करके इनसे बोलोगे कंपनी से भाई तुम लोग सामान खरीद लो, अपना प्रोडक्ट खरीद लो, ये जो सॉफ्टवेयर है कंपनी बेहतरीन बनाती है, इससे प्रोडक्ट खरीद लो। जैसे ही कोई कस्टमर रेडी हो जाएंगे, जैसे ही कोई कस्टमर रेडी हो जाएंगे, इनसे पैसे तुम नहीं लोगे, तुम नहीं लोगे, इनसे पैसे सीधा दिलवा देना यूएस के बैंक अकाउंट में यूएस कंपनी को, सीधा दिलवा देना यूएस के बैंक अकाउंट में यूएस कंपनी को, सीधा दिलवा देना यूएस के बैंक अकाउंट में यूएस कंपनी को। इंडिया में एक भी रुपए का पैसा नहीं आना चाहिए और यूएस फिर डायरेक्टली सामान सप्लाई करेगा इन तीन लोगों को अपने वेबसाइट के थ्रू या ईमेल के थ्रू या एक डैशबोर्ड पैनल बनाने के बाद। तो जो डीलिंग हुई, सुना, डीलिंग हुई एक फॉरेन कंपनी और इंडियन कस्टमर के बीच में। अगर डीलिंग हुई एक फॉरेन कंपनी और इंडियन कस्टमर के बीच में तो बताना सारा का सारा काम जो हुआ, सारा का सारा जो सोर्स है इस वाली इनकम का, वो सोर्स क्या है? वो सोर्स है भाई यूएस की सरजमी, यूएस की धरती, यूएस का जो लैंड है उस पर सारा का सारा काम हुआ। इंडिया से तो सिर्फ इनकम बाहर गई, इंडिया में कोई भी काम नहीं हुआ। टेक्निकली स्पीकिंग यूएस ने इंडिया में कोई भी काम नहीं किया, सारा काम बेसिकली कहां हुआ? यूएस की सरजमीन पे हुआ। तो टैक्स को लेवी करने की अथॉरिटी भी किसको मिली? लेवी करने की अथॉरिटी मिली यूएस गवर्नमेंट को, ना कि इंडियन गवर्नमेंट को। भाई इंडिया से तो सिर्फ पेमेंट गई बाहर। क्या इंडिया में कोई एक्टिविटी हुई? क्या यूएस कंपनी ने इंडिया में कोई सब्सिडरी खोली जिस सब्सिडरी के थ्रू पेमेंट हुई? नहीं खोली। सारी की सारी एक्टिविटी हुई बाहर, सब कुछ रिसोर्सेज यूज हुआ बाहर, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हुआ बाहर का, इनकम भी सारी की सारी बाहर फ्लो हुई। इंडिया में कोई इनकम आई ही नहीं, इंडिया में कोई इनकम रिसीव ही नहीं हुई। तो बताना टैक्सेबिलिटी भी किस गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए? यूएस गवर्नमेंट के हाथ में टैक्सेबिलिटी होनी चाहिए। अब बताना इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखकर क्या ठगा सा फील कर रहे हो? ठगा सा, ऐसे ऐसे आपके साथ कोई चोरी हो गई हो, कोई धोखा हो गया हो, कोई आपका जेब काट के चला गया हो कोई चोर, ऐसा फीलिंग आ रही है क्या? हाँ सर, आ तो रही है। सर जो पैसे थे वो तो हिंदुस्तानियों के थे, और सर इसके बिहाफ पे इंडिया में भले ही सब्सिडरी नहीं बनी, लेकिन ये जो बंदा था वो इसके बिहाफ पे तो काम कर रहा था। तो सर ये जो बंदा है, इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अ सब्सिडरी ऑफ यूएस कंपनी इन इंडिया। ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो गया? हाँ भाई हाँ, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट तो हो गया, लेकिन इक्वल तो नहीं हुआ ना सर। तो क्या हो गया? अगर इक्वल नहीं भी है सब्सिडरी के, तो ये ऑलमोस्ट सब्सिडरी वाला काम कर रहा है सर। तो सर पूरी की पूरी टैक्सेबिलिटी इंडिया में रहनी चाहिए सर।
भले इनकम बाहर जा रही है, फिर भी पूरी की पूरी टैक्सेबिलिटी सर इंडिया में रहनी चाहिए। सेल्स कहां से हो रही है? इंडिया में हो रही है। ये सेल्स ऑफिस है सर इंडिया का। एक तरह से वही बात हो गई सर कि यूएस कंपनी ने सब्सिडरी अपनी इंडिया में खोल ली। सर एक तरह से वही बात हो गई। तो भाई बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। एक तरह से वही बात है कि तुम खुद नहीं आए इंडिया में, तुमने अपनी छाया भेज दी इंडिया में। छाया, छाया मतलब रिफ्लेक्शन, शैडो। तो हमारी शैडो होती है, वो हमारी ही तो होती है। तो यूएस कंपनी की ये शैडो है इंडिया में, जिसने यूएस कंपनी के बिहाफ पे इंडिया में काम किया। अगर इसने यूएस कंपनी के बिहाफ पे इंडिया में काम किया तो टैक्सेबिलिटी ऑफ यूएस कंपनी फॉर द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच आर सोल्ड इन इंडिया शुड बी टैक्स्ड इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ दिस छाया, इन द हैंड्स ऑफ दिस रिफ्लेक्शन, इन द हैंड्स ऑफ दिस शैडो। दिस शैडो, दिस छाया, दिस रिफ्लेक्शन is known as permanent establishment of a foreign company in India. इसे कहते हैं भाई फॉरेन कंपनी की इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। तो सर जब यही करना था तो सब्सिडरी डायरेक्टली क्यों नहीं यहां पर बना ली? इसलिए नहीं बनाई क्योंकि सब्सिडरी बना लेते तो डायरेक्ट टैक्स के परव्यू में आ जाते। पूरा का पूरा अमाउंट जो सब्सिडरी बनती तो भाई इनकम जो होती वो सीधा सब्सिडरी के हाथों में जाती। अगर कंपनी प्रॉपर बनती, प्रॉपर फॉर्म तरीके से काम करते तो सारी इनकम सब्सिडरी के हाथ में जाती। जैसे ही इनकम सब्सिडरी के हाथ में जाती वैसे ही पूरी की पूरी सब्सिडरी टैक्सेबल हो जाती। एक एक रुपए पे टैक्स पे करना पड़ जाता सब्सिडरी को। हाँ जी हाँ बिल्कुल, इसलिए जानबूझ के सब्सिडरी नहीं बनाई, अपनी छाया छोड़ दी यहां पर। सब्सिडरी तो एक टैंजिबल छाया होती। टैंजिबल छाया मतलब एक अलग सेपरेट एंटिटी होती, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती, लेकिन वो नहीं करना चाहते थे, टैक्स चोरी करना चाहते थे। रीजन था ये। इसलिए क्या एस्टैब्लिश किया? परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला ठीक है भाई, वो जो हमने एसएससी की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, जहां पर इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ, बीओआई, एओपी, कंपनी, एओपी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, जेपी और अदर्स, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो जो हमने एसएससी की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, ठीक है, तुमने बड़ी स्मार्टनेस से एसएससी की डेफिनेशन को ब्रीच कर दिया। मतलब एसएससी की डेफिनेशन में कोई ये वाली जो छाया है ये तो नहीं होती वहां पर, बड़े आराम से तुमने ब्रीच तो कर दिया। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट ने बोला मैं इस बात को छोड़ूंगा नहीं। इनकम टैक्स एक्ट ने बोला अगर कोई इनकम परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू यूएस कंपनी कमाती है तो वो वाली इनकम को हम अक्रू और अराइज इन इंडिया ही मानेंगे। अब बच्चों कैसे बचोगे? पहले यूएस गवर्नमेंट क्या क्लेम कर रही थी? यूएस कंपनी क्या क्लेम कर रही थी? यूएस कंपनी क्लेम कर रही थी अरे ये तो इंडिया की इनकम है ही नहीं, ये तो इंडिया में आई ही नहीं, ये तो डायरेक्ट बाहर आई है, सर्विसेज प्रोवाइड हुई है बाहर से, इंडिया के कस्टमर को प्रोवाइड हुई है, तो इंडिया की इनकम है ही नहीं, या क्रू और राइस तो इंडिया में हुई नहीं है वाली इनकम। पहले यूएस की कंपनी ये क्लेम कर रही थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई नहीं, मैं अमेंड करूंगा। सेक्शन 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बोलेगा कि एनी इनकम विच इज अराइजिंग टू यूएस कंपनी थ्रू और फ्रॉम अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया विल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द यूएस कंपनी। फंस गए। सो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट जो पहले लोग बनाते थे और टैक्स चोरी करते थे, पर्पस क्या होता था? पर्पस होता था हम कोई टैंजिबल एंटिटी यहां पर नहीं बनाएंगे, हम एक ट्रांसपेरेंट एंटिटी यहां पर बनाएंगे जिसका कोई वजूद नहीं होगा, जिसका कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं होगी, जिसका कोई लीगल ढांचा नहीं होगा, जिसका कोई लीगल स्ट्रक्चर नहीं होगा। हम एक ऐसी छाया सी यहां पर बनाएंगे, प्रतिरूप बनाएंगे यहां पर, और हम बिजनेस करेंगे यहां से, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को एक भी रुपए का टैक्स नहीं पे करेंगे। इस वाले कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। तो एक बहुत फेमस मूवी हुई है भाई, हम आपके हैं कौन। आई डोंट नो 1990s में, 1995 में आई होगी शायद, आपका तब तक जन्म भी नहीं हुआ होगा। 1990s की मूवी है हम आपके हैं कौन। उसका एक गाना है भाई, एग्जैक्टली गाना इस वाली सिचुएशन पे फिट होता है। गाना सुनना, बड़ा फेमस गाना है, बहुत प्यारा। मेरी आवाज अच्छी नहीं है फिर भी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए गाना गाना मजबूरी, ठीक है। गाना सुनना। मेरी छाया है जो आपके घर चली, बन के सपना मेरी पलकों पे है सजी, राज की बात बताएं ये निधि जीवन की, शोभा है ये आज से आपके आंगन की। सुनना जरा बहुत ध्यान से सुनना गाना।
मेरी छाया है जो आपके घर चली। यूएस कंपनी ने अपनी छाया किसी और के घर भेजी है। मेरी छाया है जो आपके घर चली, बन के सपना मेरी पलकों में है सजी। सपना था यूएस कंपनी का, इंडिया में एक भी रुपए का टैक्स नहीं पे करें। हम एक भी रुपए का टैक्स पे करे बगैर हम इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं, इंडिया से इनकम कमाना चाहते हैं। सपना बन के मेरी पलकों पे है सजी, राज की बात बताएं ये निधि जीवन की स्ट्रैटेजी है ये यूएस की कंपनी की। तो ये परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट एक स्ट्रैटेजी है यूएस की कंपनी की, ताकि इंडिया में टैक्स नहीं पे करना पड़े। वो खुद इंडिया में आने के बजाय, वो खुद एक एंटिटी इंडिया में एस्टैब्लिश करने के बजाय, वो एक सब्सिडरी इंडिया में एस्टैब्लिश करने के बजाय अपनी परछाई भेज देते हैं, अपना वर्चुअल रूप भेज देते हैं। और वो बहुत प्रकार के होते हैं, वर्चुअल रूप बहुत प्रकार के होते हैं। यहां तो इस आदमी के तरह भेजा, पता है एक और प्रकार होता है वर्चुअल रूप का, वो है वेबसाइट। वेबसाइट, इंटरनेट की वेबसाइट, ये एक तरह का प्रकार है, एक तरह का रूप है जो फॉरेन कंपनी ने इंडिया में भेजा, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। लेकिन ये वाला जो रूप है जो फॉरेन कंपनी ने इंडिया में भेजा, अर्निंग तो इसी से हो रही है। लाखों करोड़ों रुपए की अर्निंग वेबसाइट से हो रही है। फॉरेन कंपनी का इंडिया में कोई बेस नहीं है, कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई एओपी नहीं है, कोई बीओआई नहीं है, कोई इंडिविजुअल नहीं है। वेबसाइट के थ्रू अर्निंग हो रही है। और वेबसाइट के अलावा क्या हो सकता है सर? एक शोरूम ले लिया इंडिया में, बस शोरूम ले लिया इंडिया में, कोई कंपनी नहीं एस्टैब्लिश करी, एक किराए पे शोरूम ले लिया, उसके थ्रू अर्निंग हो रही है। और क्या तरीका हो सकता है? अरे भाई एजेंट बना लिए इंडिया में, एजेंट बना लिए इंडिया में, कोई कंपनी नहीं एस्टैब्लिश करी, एजेंट बना लिए। एजेंट को बोले तुम मेरे बिहाफ पे माल बेचो, डायरेक्ट पैसे मुझे दिलाओ, मैं तुम्हें कमीशन दे दूंगा, जैसा हमारा ये वाला केस था। और क्या हो सकता है? और हो सकता है भाई कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर वो फॉरेन कंपनी इंडिया में आ गई, अपनी कंपनी एस्टैब्लिश कर ली, तो टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में उसकी सारी की सारी इनकम। तो वो खुद आने के बजाय अपने टेक्नीशियंस को भेज देगी, अपनी इक्विपमेंट को भेज देगी, अपनी मशीनरी को भेज देगी, खुद नहीं आएगी, लीगल फॉर्म में कंपनी एस्टैब्लिश नहीं करेगी। लेकिन हाँ, उसका इक्विपमेंट, बहुत अरबों करोड़ों रुपए का इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड है गुड़गांव में, गुरुग्राम में। क्यों इंस्टॉल्ड है? क्योंकि वहां से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सिमिलरली माइनिंग के बिजनेस में आप धरती के अंदर बहुत लंबी ड्रिलिंग मशीन होती है, उसे खोद के धरती के अंदर से माइनिंग करते हो, धरती के अंदर से मिनरल निकालते हो, ऑयल निकालते हो, गैस निकालते हो। ये सारी की सारी चीजें जो माइनिंग होती हैं, वो सारी की सारी चीजें बड़े बड़े इक्विपमेंट से होती हैं। फॉरेन कंपनी खुद तो इंडिया में नहीं आई, उसने इक्विपमेंट भेज दिया माइनिंग करने के लिए, और इंडिया के कुछ लोगों को हायर कर लिया, वो माइन कर रहे हैं, इनकम भेज रहे हैं बाहर। इंडिया में कोई उसका वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। अगर इंडिया में कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, तो भाई इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन ये तमाम लूप होल को कब किया गया? ये जो छाया परछाई बनाने की कोशिश करी जा रही थी, इसे कब किया इंडियन गवर्नमेंट ने? बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन द इनकम टैक्स एक्ट एज वेल एज द ट्रीटी। ट्रीटी में भी बात करी गई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की, सांठगांठ करी गई कि भाई अगर ऐसा कोई प्रति छाया बाहर की कंपनी ने इंडिया में लाने की कोशिश करी, तो दोनों गवर्नमेंट्स ने मिलकर आपस में समझौता किया कि ऐसी प्रति छाया के लिए क्या दंड होगा, दंड इन द सेंस क्या टैक्स लायबिलिटी होगी, क्या टैक्सिंग राइट्स होंगे, क्या यूएस गवर्नमेंट इस वाली इनकम पे टैक्स पे रिसीव करेगी या इंडियन गवर्नमेंट इस वाली इनकम पे टैक्स पे करेगी। ये पूरा का पूरा डिटेल इस मैकेनिज्म में एस्टैब्लिश किया गया, जिस मैकेनिज्म का नाम है परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। It is nothing but a virtual reality of the foreign company in India. फॉरेन कंपनी की इंडिया में वर्चुअल रियलिटी है, वर्चुअल फॉर्म में फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में आ जाती है, उसे बोलते हैं परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। अब इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं इसमें और क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होती हैं इसमें। आओ वो स्टडी करके देखते हैं। तो चलो आओ सबसे पहले इंक्लूजन देखते हैं, किन किन चीजों को इंक्लूड करेंगे हम इस छाया के रूप में। हम किन किन चीजों को मानेंगे कि आपने अपनी छाया इंडिया में बना दी, और अगर आपने अपनी इंडिया में छाया बनाई तो हम आपको टैक्सेबल कर देंगे। वो कौन कौन सी छाया होंगी जिनको हम इंक्लूड करेंगे। छाया नंबर 1, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट।
अगर फॉरेन कंपनी का इंडिया में किसी भी तरह का प्लेस ऑफ मैनेजमेंट हुआ, जहां से मैनेजमेंट डिसीजन लिए गए, जहां से मैनेजमेंट ने कुछ अपनी वार्तालाप करी, जहां से मैनेजमेंट ने मिलकर बैठ के कुछ डिस्कशंस करे और डिस्कशंस के बेसिस पे कुछ डिसीजंस लिए, कुछ प्लान्स बनाए, कुछ प्लान्स डिस्कस किए, अगर इस तरह का कोई भी प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इंडिया में एस्टैब्लिश करा जाता है, हम बोलते हैं उसको फॉरेन कंपनी की प्रतिछाया इंडिया में। नेक्स्ट, अ ब्रांच, कंपनी नहीं खोली, एक ब्रांच ऑफिस खोल दिया। यूएस कंपनी ने एक ब्रांच ऑफिस इंडिया में खोल दिया, कंपनी नहीं खोली, अपना एक ब्रांच खोल दिया इंडिया में। तो अगर वो ब्रांच खोल दिया इंडिया में तो नेचुरली वो जो ब्रांच है वो इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होता भाई। इंडियन कंपनीज एक्ट में तो इंडियन कंपनी ही रजिस्टर होगी। अगर इंडियन कंपनी रजिस्टर हो गई तो बात ही खत्म, वो तो एसएससी की डेफिनेशन में आ गया, वो तो भाई हमारा टैक्सेबल बन गया। लेकिन इस केस में इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर नहीं किया गया, उसको इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करे बगैर ब्रांच को खोला गया और वो ब्रांच विल बी कंसिडर्ड एज अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। थर्ड, ऑफिस, अगर आपने कोई टेम्परेरी ऑफिस खोला इंडिया में, अगर आपने कोई टेम्परेरी या परमानेंट दोनों हो सकता है भाई, अगर आपने ऑफिस खोला इंडिया में और वो ऑफिस प्रेमाइसिस में आपने अपना वर्क किया इंडिया से, और कोई कंपनी इंडिया में नहीं खोली, कंपनी नहीं, आपने बस ऑफिस किराए पे लिया, वहां पर एक लड़का बिठाया और वो आपका काम कर रहा है, उसको मैं परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बना लूंगा इंडिया के अंदर। फैक्ट्री, अगर आपकी फैक्ट्री है इंडिया में, कंपनी नहीं है, सब्सिडरी नहीं है, बट फैक्ट्री आपकी इंडिया में है, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है इंडिया में तो फिर मैं उस फैक्ट्री को परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट डिक्लेयर कर लूंगा। उस फैक्ट्री को मैं एसएससी की डेफिनेशन में या जो पर्सन है उसकी डेफिनेशन में ले आऊंगा। वर्कशॉप, किसी भी तरह की वर्कशॉप है, कोई छोटा सा एक आपका विंग है जहां से आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, कुछ चीजों को प्रोसेस कर रहे हो और उसे बेच रहे हो, तो वर्कशॉप है, तो उसको भी मैं इसके इंक्लूजन में ले आऊंगा। माइन, ऑयल, गैस वेल, क्वेरी, अगर कोई माइन है मतलब खदान है, ऑयल और गैस वेल, ऑयल के कुएं हैं, गैस के कुएं हैं, या फिर कोई क्वेरी है, क्वेरी भी भाई हमारा जो मिनरल एक्सट्रैक्ट होता है वो माइन या क्वेरी से होता है। अगर इस तरह का कोई भी लोकेशन है जो आप यूएस कंपनी होल्ड करती है इंडिया में, उसको राइट है इस माइन से माइनिंग करने का, एक्सप्लोर करने का मिनरल्स को, तो मैं उसको भी परमानेंट एस्टैब्लिश मान लूंगा यूएस कंपनी की। वेयर हाउस बिजनेस, अगर आपका बिजनेस है वेयर हाउस प्रोवाइड करना लोगों को, और आप वेयर हाउस इंडिया में आपने वेयर हाउस कुछ खरीद रखे हैं और आप लोगों को वेयर हाउस प्रोवाइड कराते हो, तो भाई अगेन मैं मान लूंगा कि यूएस कंपनी की इंडिया में ये परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है और इंडिया में इसको टैक्स देना पड़ेगा। फार्म और प्लांटेशन, किसी भी तरह का फार्म हाउस है, प्लांटेशन है, अगर इंडिया में कंपनी हुए बगैर, देखो कंपनी अगर आ गई या कोई लीगल फॉर्म में यूएस कंपनी इंडिया में आ गई तो फिर तो हम कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का सवाल ही नहीं उठता। सवाल कहां उठता है? सवाल उठता है जहां यूएस कंपनी खुद इंडिया में नहीं आ रही, वो अपने किसी छाया को भेज रही है, अपने किसी प्रतिरूप को भेज रही है, अपने किसी इसे कहते हैं ऑल्टर रूप मतलब किसी ऑल्टरनेट रूप को भेज रही है, किसी अपने ऑल्टरनेट आइडेंटिटी को भेज रही है, ऑल्टर आइडेंटिटी। सो अगर यूएस कंपनी अपनी किसी ऑल्टरनेट आइडेंटिटी को इंडिया में भेज रही है तो उसको हम परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मानते हैं। तो फार्म या प्लांटेशन अगर यूएस कंपनी का इंडिया में है, हम उसे ऑल्टर आइडेंटिटी मानते हैं। देन सेल्स आउटलेट विच सॉलिसिट्स ऑर्डर, सॉलिसिट का मतलब होता है इनवाइट्स ऑर्डर, ऑर्डर को जो इनवाइट करते हैं, ऐसे सेल्स आउटलेट। अगर आपने सेल्स आउटलेट खोला और आप ऑर्डर्स ले रहे हो उन सेल्स आउटलेट पे, तो हम उसे परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मानेंगे भाई आपका। इंफ्रास्ट्रक्चर यूज्ड फॉर एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, आपने किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में इंस्टॉल किया हुआ है, बड़ी बड़ी मशीनें इंस्टॉल करी हुई हैं, जिनका काम क्या है? जिनका काम है इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज को डिग करना, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, तो मैं उसे भी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मान लूंगा। देन बिल्डिंग साइट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, सो बिल्डिंग साइट या कंस्ट्रक्शन का कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो और 6 महीने से ज्यादा आप इंडिया में हो, तो ये 6 महीने भाई वेरिएबल है। 6 महीने मतलब ये ट्रीटी टू ट्रीटी डिपेंड करता है, हर एक ट्रीटी में अलग नंबर ऑफ डेज होते हैं इसके। तो मैंने एक मोटा एक आपको एग्जांपल दिया, कई ट्रीटी में 90 डेज भी है, कई में 180 डेज भी है। तो अगर आपकी कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जो बाहर की कोई कंपनी इंडिया में आके कर रही है और बाहर की कंपनी ने इंडिया में कोई अपना बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं किया, कोई लीगल फॉर्म में वो एग्जिस्ट नहीं करती, बस एक इक्विपमेंट, बस एक कंस्ट्रक्शन साइट इंडिया में खोली हुई है, तो उसको भी भाई परमानेंट एस्टैब्लिश माना जाएगा ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया। और भाई लास्ट इंक्लूजन है एजेंट। हाँ भाई हाँ, अगर इंडिया में कोई भी आपका ऑफिस नहीं है, ब्रांच नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, वर्कशॉप नहीं है, माइन नहीं है, वेयर हाउस नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपका एजेंट है कोई इंडिया में बैठा हुआ,
वो भले ही यूएस का सिटीजन हो या इंडिया का सिटीजन हो, फर्क नहीं पड़ता, आपका एजेंट है। सर ये एजेंट क्या होते हैं? भाई एजेंट वो लोग होते हैं जो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करते हैं, जो इंडिपेंडेंट काम नहीं करते, वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करते हैं, उन्हें बोला जाता है एजेंट। तो अगर आपका कोई एजेंट है जो आपके बिहाफ पे काम करता है, वो एजेंट विल बी इंक्लूडेड एज परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। अगर वो एजेंट आपके बिहाफ पे काम करता है, और देखना आगे दो चीजें लिखी हुई हैं, हु हैबिचुअली, हैबिचुअली मतलब रेगुलरली, दो चीजें लिखी हुई, देखना दो काम अगर उसने कर दिए, दोनों में से कोई भी एक काम कर दिया, सिक्योर्स ऑर्डर और कंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसने हैबिचुअली मतलब रेगुलरली दो में से कोई भी एक काम कर दिया, वो दोनों काम क्या है? या तो वो आपके लिए ऑर्डर सिक्योर करके लाता है, या वो आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करता है, मैं उसको आपका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मान लूंगा। अगर आपका एजेंट है तो भाई एजेंट है और क्या काम करता है? ऑर्डर सिक्योर करता है, आपके लिए ऑर्डर लाता है। दूसरा, आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करता है कस्टमर के साथ, कस्टमर के साथ मांडवली करता है, कस्टमर के साथ नेगोशिएट करता है, कस्टमर को बोलता है भाई ये यूएस कंपनी का प्रोडक्ट है, मैं ज्यादा डिस्काउंट तो नहीं दिला सकता लेकिन इतना लगा लेते हैं। कस्टमर कहता है नहीं नहीं मुझे इतना चाहिए, तो वो कहता है चलो ठीक है इतना कर लेते। दिस इज नोन एज कंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट। जो नेगोशिएशन होती है ना, उसको बोला जाता है कंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कोई एजेंट है फॉरेन कंपनी का जो इंडिया में रह के फॉरेन कंपनी के बिहाफ पे ऑर्डर सिक्योर करता है या फिर कंक्लूड करता है कॉन्ट्रैक्ट को ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरेन प्रिंसिपल, इस पर्सन को भी हम परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की कैटेगरी में ला सकते हैं। इस पर्सन को भी हम टैक्सेबल घोषित कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरेन कंपनी। हम बोलेंगे भाई फॉरेन कंपनी का ये प्रतिरूप है इंडिया में, फॉरेन कंपनी की ये परछाई है इंडिया में, इसलिए इसको भी टैक्स पे करने के लायबल बना दो। लेकिन सर क्या हर एजेंट परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बन जाता है? क्या हर एजेंट परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बन जाता है? आओ एक एक्सक्लूजन तुम्हें दिखाता हूं। एक्सक्लूजन देखना जरा क्या है। एक्सक्लूजन है इंडिपेंडेंट एजेंट और ब्रोकर। इंडिपेंडेंट एजेंट और ब्रोकर इज नॉट कवर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। सुनना क्या, दो तरह के एजेंट हो सकते हैं। एक हो सकते हैं जो सिर्फ आप ही का बिजनेस कर रहे हैं, आप ही का बिजनेस मतलब उनका जो मेजर प्रोडक्ट है वो आप ही के बिजनेस का प्रोडक्ट है और वो किसी और प्रोडक्ट को सेल नहीं करते अपने प्रेमाइसेस में, तो वो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बन जाएगा। लेकिन अगर वो वाला एजेंट 10 लोगों के सॉफ्टवेयर बेच रहा है जिसमें से एक आप भी हो, अगर वो वाला एजेंट 10 लोगों के सॉफ्टवेयर बेच रहा है जिसमें से एक आप भी हो, वन ऑफ द पर्सन इज यू, आप भी एक पर्सन हो, तो भाई हम उस केस में ऐसे एजेंट को बोलते हैं इंडिपेंडेंट एजेंट। और इंडिपेंडेंट एजेंट इज कवर्ड अंडर एक्सक्लूजन ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। आओ इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं। तो भाई पीई, पीई का नाम है एजेंसी पीई। एजेंसी पीई एजेंट दो तरह के हो सकते हैं। एक तो डिपेंडेंट एजेंट। डिपेंडेंट एजेंट का क्या मतलब? डिपेंडेंट एजेंट का मतलब जिसकी सारी अर्निंग ही बाहर की कंपनी के प्रोडक्ट को बेच के आ रही हो। दिस इज नोन एज डिपेंडेंट एजेंट। एक ऐसा एजेंट जो डिपेंडेंट है फॉरेन कंपनी के ऊपर अपनी अर्निंग के लिए, उसका सारा जो बिकता है ना प्रोडक्ट वो फॉरेन कंपनी वाले ही बिकता है, उसे बोलते हैं डिपेंडेंट एजेंट। अगर तो वो बंदा डिपेंडेंट एजेंट है तो भाई वो इस वाली कैटेगरी में आ जाएगा और पी की डेफिनेशन में आ जाएगा। लेकिन अगर वो एजेंट ऐसा है जो 10 प्रोडक्ट्स बेचता है, 10 में से एक प्रोडक्ट फॉरेन कंपनी का है, बाकी सारे 9 प्रोडक्ट भाई इंडियन कंपनीज के अलग अलग कंपनीज के बेचता है, तो फिर वो हो गया एक इंडिपेंडेंट एजेंट। इंडिपेंडेंट एजेंट मतलब इसकी कमाई आप यूएस कंपनी के ऊपर नहीं कह सकते कि निर्भर करती है। तो यूएस कंपनी के ऊपर अगर ये निर्भर करती होती तो यूएस कंपनी के आदेश अनुसार ये आदमी चलता, लेकिन अब तो ये फ्री आदमी है, फ्री इंडिपेंडेंट आदमी है। तो हम उन प्रतिछाया को अपने परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की कैटेगरी में लेना चाहते हैं, उन रिफ्लेक्शंस को परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की कैटेगरी में लेना चाहते हैं जो छाया यूएस कंपनी पे डिपेंडेंट है, जो छाया यूएस कंपनी पे 100% निर्भर है, जिसको यूएस कंपनी जैसे चाहे वैसे मोड़ सकती है। याद करना जरा, हम बचपन में खेल खेलते थे। जब हम बचपन में अपने हाथों से, और आपने कभी कई स्पेशल लोगों को देखा होगा, वो अपने हाथों से रिफ्लेक्शन के थ्रू डिफरेंट कैरिकेचर्स बनाते हैं, डिफरेंट वो बनाते हैं। जैसे अगर वो ऐसे कर लें तो वैसे डॉग बना सकते हैं, डॉग भौंक रहा है ऐसा दिखा सकते हैं, कुछ ऐसा होता है। तो वो अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रतिछाया को, अपनी छाया को चेंज कर सकते हैं। तो छाया क्या होती है? छाया वो होती है जो आपके अकॉर्डिंग चेंज हो जाए।
जैसा आप चाहो वैसे वो मोल्ड हो जाए, उसे कहते हैं छाया। इंडिपेंडेंट एजेंट आपके अकॉर्डिंग मोल्ड नहीं होता, यूएस कंपनी के अकॉर्डिंग मोल्ड नहीं होता, क्योंकि इसके पास 9 और सोर्सेज हैं अर्निंग के। लेकिन डिपेंडेंट एजेंट जैसा आप चाहो वैसा मोल्ड हो जाता है, जिस डायरेक्शन में चलो उस डायरेक्शन में चलने के लिए तैयार हो जाता है, उसे बोलते हैं डिपेंडेंट एजेंट। So dependent agent is a permanent establishment. Independent agent is not a permanent establishment. ये परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएस कंपनी इन इंडिया नहीं है, ये यूएस कंपनी की छाया नहीं है इंडिया में, क्योंकि ये यूएस कंपनी के कहे अनुसार नहीं चलेगा, इसकी अपनी मनमर्जी होगी, अपने मन का मालिक है, ये परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं कहलाएगा यूएस कंपनी का। लेकिन हां, अगर वही एजेंट डिपेंडेंट है यूएस कंपनी पे, तो हम उसको बोलेंगे कि वो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा, और वो दो में से एक काम करना चाहिए, उसको सिक्योर ऑर्डर करना चाहिए और कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स करना चाहिए। सर अगर दोनों काम कर लिया, अरे तो कोई टेंशन नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं बनी, तो दोनों काम कर लिए तो पीई की डेफिनेशन में आ ही जाएगा। और जैसे ही इन सब में से किसी भी एक रूप में फॉरेन कंपनी का इंडिया में पी एस्टैब्लिश हो जाएगा, वैसे ही हम फॉरेन कंपनी की इंडिया जनरेटेड इनकम को इंडिया में टैक्स करने के काबिल हो जाएंगे। इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास राइट आ जाएगा कि वो यूएस कंपनी की इंडियन इनकम को अपने प्रोमाइसेस के अंदर, अपने सरजमी में टैक्स कर दे। दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। आओ इसके एक्सक्लूजन्स भी एक बार पढ़ लेते हैं। ओके, एक्सक्लूजन्स हैं परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट से, फैसिलिटी फॉर स्टोरेज और डिस्प्ले। अगर आपने कोई ऐसी फैसिलिटी इंडिया में एस्टैब्लिश करी है फॉरेन कंपनी ने, जो सिर्फ स्टोरेज या डिस्प्ले करता है, ध्यान रहे सेल्स नहीं होनी चाहिए इस वाले स्टोरेज से, सेल्स नहीं होनी चाहिए। ये सेल्स आउटलेट नहीं है, यहां आपने सिर्फ अपना माल स्टोर किया हुआ है या डिस्प्ले किया हुआ है, सेल आप इस वाले आउटलेट से नहीं करते, तो हम इसको पी की कैटेगरी से बाहर रखेंगे, क्योंकि ये अर्न करने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा। सो एनी फैसिलिटी फॉर स्टोरेज और डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट्स इज नॉट कंसिडर्ड एज परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। देन मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक फॉर स्टोरेज और डिस्प्ले और प्रोसेसिंग। अगर आपका काम सिर्फ फॉरेन कंपनी का इंडिया में स्टॉक मेंटेन करना है, अगर आप सिर्फ फॉरेन कंपनी का इंडिया में स्टॉक मेंटेन करते हो, किस चीज के लिए, स्टोर करने के लिए या उसको डिस्प्ले करने के लिए या उसे प्रोसेस करने के लिए, तो हम आपको पी नहीं बनाएंगे फॉरेन कंपनी का इंडिया में। देखो पी कब बनता है, पी तब बनता है जब इंडियन कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है, पी के मद्देनजर रखते हुए, पी के थ्रू इंडियन कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो सामान खरीदें, तब हम उस वाले एस्टैब्लिशमेंट को पीई की डेफिनेशन में लाते हैं। लेकिन यहां तो हम इन्फ्लुएंस कर ही नहीं रहे कस्टमर को कि सामान खरीदे, यहां तो हम सिर्फ स्टोर कर रहे हैं या डिस्प्ले कर रहे हैं, बस डिस्प्ले करने के बाद हम उन्हें से नहीं कह रहे कि लाओ पैसे दो, सेल्स करवाओ, ऐसा हम नहीं कह रहे। लेकिन सर जैसे ही वो डिस्प्ले में सामान देखेगा, कस्टमर ने सामान देखा डिस्प्ले में, उसे अच्छा लग गया, आपके ऊपर बोर्ड पे लिखा होगा वेबसाइट का नाम, सीधा कस्टमर वेबसाइट पे जाएगा और वेबसाइट से खरीद लेगा। तो एक तरह से इनडायरेक्टली ये पी नहीं हो गई, इनडायरेक्टली पी नहीं बहने, इनडायरेक्टली पी नहीं हुई, क्योंकि उस केस में तुम लोग ये जो डिस्प्ले वाला फैसिलिटी है, जो शोरूम है, इसको पी नहीं बनाओगे, उस वेबसाइट को पी बनाओगे जिसके थ्रू इनकम आ रही है। छोड़ेंगे नहीं, इंडियन गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं टैक्स, एक भी रुपए क्या, एक भी पैसे का टैक्स नहीं छोड़ेगी इंडियन गवर्नमेंट, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता, छोड़ेगी नहीं, लेकिन वो उस वाली वेबसाइट को पी बना देगी जिसके थ्रू इनकम आ रही है, इस वाले प्रेमाइसेस को पी नहीं बनाएगी। समझो डिफरेंस, समझो भाई। पी बनाना है अगर इनकम इंडिया में जनरेट हुई है, लेकिन करेक्ट चीज को पी बनाना है, जहां से वास्तविकता में इनकम जनरेट हुई है उसको पी बनाना है वास्तविकता में। ठीक है, ठीक है सर। सो मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक, स्टोरेज, डिस्प्ले, प्रोसेसिंग इज एक्सक्लूजन फ्रॉम परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। फिक्स प्लेस फॉर प्रोक्योरमेंट ओनली। अगर आपने इंडिया में कोई फिक्स प्लेस बनाया है, एक फॉरेन कंपनी ने इंडिया में फिक्स प्लेस बनाया है जिसका काम क्या है, परचेजिंग करना, तो भाई कई कंपनीज इंडिया से ना रॉ मटेरियल परचेज करती हैं, जैसे कपड़ा इंडिया का बहुत ज्यादा फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस कपड़े को खरीदने के लिए कई बार क्या होता है, फॉरेन लैंड से, फॉरेन कंट्रीज से बंदे इंडिया आते हैं। राजस्थान में जगह है, से ब्यावर जगह है, बहुत मशहूर जगह है, जयपुर है राजस्थान में, और बहुत सारी जगह हैं जहां कपड़ा बहुत सुपर फाइन क्वालिटी का मिलता है। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में वो लोग आए और इंडिया में एक छोटा सा अपना ऑफिस खोला, और वहां से क्या काम होता है, रॉ मटेरियल खरीद के यूएस भेजते हैं, यूएस में प्रोसेसिंग होती है, फिर वो पूरे वर्ल्ड में जाता है यूएस के थ्रू। तो ये जो ऑफिस खोला इंडिया में, इसका पर्पस पैसे कमाना इंडिया से नहीं था, इसका पर्पस था इंडिया को प्रोक्योरमेंट हब बनाना, परचेजिंग करना इंडिया से। तो हम इसको परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मतलब फॉरेन कंपनी का प्रतिरूप इंडिया में, फॉरेन कंपनी की छाया इंडिया में, जिसके थ्रू बिजनेस फॉरेन कंपनी को जा रहा है।
इसके थ्रू बिजनेस फॉरेन कंपनी को नहीं जा रहा, यहां सिर्फ प्रोक्योरमेंट हो रहा है, सिर्फ परचेज हो रहा है, यहां पर एक्चुअली में बिजनेस इनकम नहीं हो रही। ठीक है सर। प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर प्रेपॉक्स एक्टिविटीज, देखो इसका शॉर्ट फॉर्म देखना, प्रिपरेटरी एंड ऑक्सिलरी। इसको जो इंटरनेशनल टैक्स के लोग हैं वो क्या बोलते हैं, प्रेपॉक्स, प्रेपरेटरी ऑक्सिलरी। जरा ध्यान रखना, बड़ा क्रिटिकल वर्ड है इंटरनेशनल टैक्स के जगत में, इंटरनेशनल टैक्स के वर्ल्ड में प्रेपॉक्स एक्टिविटीज का बहुत 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 ज्यादा महत्व है। तो कहते हैं अगर इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश किया फॉरेन कंपनी ने, अगर इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश किया, क्या करने के लिए, मेन एक्टिविटी करने के लिए नहीं, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए नहीं, प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी सर्विसेज। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सेकेंडरी और सपोर्टिंग, जो सपोर्ट करती है ना मेन एक्टिविटी को, उसे बोलते हैं सेकेंडरी या सपोर्टिंग। तो अगर इंडिया में आके आप मेन एक्टिविटी नहीं कर रहे, मैन्युफैक्चर की एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप तो प्रिपरेटरी या ऑक्सिलरी सर्विस कर रहे हो, जैसा आप इंडिया में आके एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो भाई ऐसा हो सकता है इंडिया में एक कंपनी आने वाली है और वो आज से 1 साल बाद प्लान कर रही है अपना प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करने का। उस कंपनी ने क्या किया, उस कंपनी ने 1 साल बाद तो आना ही आना था, उसने कहा कि मैं आज की डेट में एक अपना ऑफिस खोलता हूं इंडिया में। उस ऑफिस का काम होगा कि मेरे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करे, मेरे कस्टमर्स को ढूंढे, मेरे कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करे, लेकिन सेल्स ना करवाए। सेल्स तभी होंगी जब 1 साल बाद मैं खुद आऊंगी और इंडिया में अपना सेलिंग करना शुरू करूंगी। तो वो 1 साल जब वो ऑफिस एस्टैब्लिश किया उन्होंने इंडिया में, तो वो पी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रिपरेटरी सर्विसेज दे रहा है, एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज दे रहा है, या ऑक्सिलरी सर्विसेज दे रहा है। ऑक्सिलरी मतलब सपोर्टिव सेकेंडरी सर्विसेज दे रहा है। वो मेन सेलिंग का बिजनेस या मेन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस नहीं कर रहा। अब 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं भैया, ट्रीटी के ही एग्जांपल्स हैं, ट्रीटी में ये एग्जांपल्स गिवन है, एडवर्टाइजिंग और साइंटिफिक रिसर्च। एडवर्टाइजमेंट हो रहा है इंडिया में अगर, या फिर साइंटिफिक रिसर्च हो रही है। साइंटिफिक रिसर्च में हम लोग प्रोडक्ट को देख रहे हैं, प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितना क्वालिटी में अच्छा है, कितना क्वालिटी में बुरा है। अगर हम ये सारी चीज़ों का स्टडी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस कर रहे हैं, तो भाई वो पी की एक्सक्लूजन्स में आ जाएगा, वो पी की कैटेगरी में नहीं आएगा अगर प्रेपॉक्स एक्टिविटीज इंडिया में हो रही हैं तो। हाँ, अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग करोगे इंडिया में, अगर तुम सेलिंग करोगे इंडिया में, अगर तुम और भी किसी तरह का ऐसा करोगे जो प्रोडक्ट को रेवेन्यू अर्न करने में तुम्हारी मदद करेगा, हालांकि एडवर्टाइजिंग की रेवेन्यू अर्न करने में मदद करेगा, लेकिन आज तो नहीं कर रहा ना, आज तो तुम सेलिंग नहीं कर रहे ना, जब करोगे तब पी बना देंगे, आज नहीं बना रहे। तो अगर कोई भी प्रेपॉक्स एक्टिविटी तुम करते हो, प्रेपरेटरी एंड ऑक्सिलरी एक्टिविटी तुम करते हो, तो पी की वो एक्सक्लूजन में आता है। So this is the entire concept of PE, permanent establishment, और हमारे CMA फाइनल के सिलेबस में ये थ्योरेटिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा रेलेवेंट है। बट मैं आपको सच बात बता रहा हूं भाई, ये टॉपिक फ्रॉम अ प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। इसमें ह्यूज कॉम्पिटिशंस होती हैं, इसमें कंप्यूट किया जाता है कि जो इंडिया में कंपनी आ रही है उसका एट्रीब्यूशन कैसे होगा, मतलब जो वो इंडिया में पैसे कमा रही है, जो इंडिया के थ्रू यूएस में पैसे कमा रही है, जो इंडियन कस्टमर के थ्रू इंडिया में पैसे कमा रही है, वो असर्टेन कैसे होगा, पहले कितने रुपए इंडिया में कमा रही है, और दूसरी बात कि उसका कितना प्रोपोर्शन इंडिया में टैक्स लगाया जाएगा। ये एक बड़ी लंबी कैलकुलेशन और बहुत टेक्निकल कैलकुलेशन होती है, जिसे बोलते हैं एट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू इंडियन पीई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, प्रसाद चढ़ाओ नारियल का मंदिर में जाके, कि ये सीएमए फाइनल के कोर्स में आपके पास अभी नहीं है। अब या एट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस आपके पास सीएमए फाइनल में नहीं है, तो हमें वो नहीं करने। वो होते हैं बड़े मजेदार क्वेश्चन, लेकिन हाँ, किसी ना किसी लाइव सेशन में जरूर तुमसे एक क्वेश्चन कराऊंगा, जहां मैं तुम्हारे इनकम को, जो फॉरेन कंपनी की इनकम है, उसको एट्रीब्यूट करवाऊंगा इंडियन पी पे, और इंडियन पी पे कितनी इनकम टैक्स होती है, कितनी इनकम टैक्सेबल इनकम निकाली जाती है, वो जरूर हम एक लाइव सेशन में कुछ ना कुछ इस चीज की चर्चा करेंगे। तो चलो आओ अब अपनी बुक पे चलते हैं और देख लेते हैं पी का एंटायर कॉन्सेप्ट।